प्यारे बच्चों नमस्कार। मैथ यूनिवर्स के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। देखिए, अब परीक्षा का समय बहुत नज़दीक आ गया है और हमें परीक्षा को देखते हुए हमारे पास बहुत कम समय है और हमारे लिए जो है परीक्षा में अच्छा मार्क्स भी स्कोर करना है। तो उसके लिए मैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बता रहा हूँ, वो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और यदि कोई भी स्टूडेंट यदि उन्हीं क्वेश्चनों को सॉल्व करके चला जाएगा तो उन्हीं पर आधारित काफ़ी क्वेश्चन उसमें मिल जाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको द्विघात समीकरण के कुछ प्रश्नों को लेकर आ रहा हूँ और उनको समझने का प्रयास करेंगे। पहला ये क्वेश्चन है आपका, दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योगफल 117 वर्ग मीटर है और उनके परिमाप का अंतर 12 मीटर है, तो दोनों वर्गों की भुजाओं को ज्ञात कीजिए। ठीक, देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले दो वर्ग बना लीजिए, वर्ग जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों और जिसके विकर्ण भी आपस में बराबर हों। एक वर्ग ये है और एक वर्ग ये है। इसमें एक वर्ग ये बड़ा है तो इसकी साइड को मान लीजिए आप x और ये वर्ग छोटा है तो इसकी साइड को मान लीजिए y। अब जैसे जैसे हमारे लिए क्वेश्चन कहता जाएगा वैसे वैसे हम इसमें आगे बढ़ते जाएंगे। तो कह रहा है इसके क्षेत्रफल का अंतर जो है 117 वर्ग मीटर है। ठीक, वर्ग का क्षेत्रफल आपने पता है भुजा की घात 2 होता है। ठीक, इसका जो क्षेत्रफल होगा वो होगा x की घात 2। सेम ये भी वर्ग है तो इसका जो क्षेत्रफल होगा वो होगा y की घात 2। अच्छा, परिमाप अगर किसी भी प्लेन सतह का यदि परिमाप आपको निकालना हो तो उसकी बाउंड्री पर चलिए आप। बाउंड्री पर ऐसे ये इसकी ये बाउंड्री है, इस पर चलिए आप और ये जो बाउंड्री है इसकी जो टोटल कुल लंबाई होगी भाई इसका परिमाप होगा। सेम इसका परिमाप चाहिए आपको तो इस तरीके से ऐसे करके जोड़ते हुए चलिए, तो इसकी जो कुल लंबाई होगी भाई इसका परिमाप होगा। यहाँ से चले हम x x x x यानी कि 4x, यहाँ पर चले सेम y y y y यानी कि 4y। तो इस आकृति का जो परिमाप होगा वो होगा 4x और इस आकृति का होगा 4y। अब जैसे जैसे हमारे लिए क्वेश्चन कह रहा है और वैसे वैसे हम इसमें करेंगे। ठीक, क्वेश्चन कह रहा है कि दो वर्गों के क्षेत्रफल का योग 117 वर्ग मीटर है। इसका क्षेत्रफल ये है, इसका क्षेत्रफल ये है, तो इन दोनों का योग करेंगे। लिखेंगे प्रश्न अनुसार x की घात 2 प्लस y की घात 2 बराबर 117। देखिए हमारे पास दो अननोन है, हमारे लिए दो समीकरण का होना जरूरी है तभी हम इसको निकाल पाएंगे। कम से कम दो समीकरण हो, ज्यादा से ज्यादा चाहे कितने भी हों। ठीक, एक समीकरण तो हमें इसके क्षेत्रफल से मिल गई और दूसरा कह रहा है ये कि उनके परिमाप का अंतर 12 मीटर है। उसका जो परिमाप, अच्छा ये वर्ग बड़ा है तो इसका परिमाप भी बड़ा आएगा, ये वर्ग छोटा है तो इसका परिमाप भी छोटा आएगा। तो इसका जो परिमाप का अंतर है, परिमाप का अंतर वो क्या आएगा, ये आएगा आपका 4x माइनस 4y। कितना है, ये है आपका 12 मीटर। ठीक, अब इसको समीकरण नंबर 1 नाम दो, इसको समीकरण नंबर 2। इसमें 4 से डिवाइड हो रहा है तो 4 से डिवाइड कर लिया, x माइनस वाई बराबर 3, समीकरण नंबर 2। अब इसमें x और y में एक समीकरण हमारे लिए ये मिल गई और x और y में एक समीकरण हमारे लिए ये मिल गई। इन दोनों की सहायता से हम x और y का मान निकालना है। ठीक, यहाँ से चाहे तो आप x का वैल्यू निकाल लीजिए इस समीकरण से 2 से, या आप y का वैल्यू निकाल लीजिए। इससे x का वैल्यू निकालकर इसमें रख सकते हो, y का मान आ जाएगा। यहाँ से y का वैल्यू निकालकर यहाँ रख दो तो दूसरे का मान आ जाएगा। ठीक, तो मैं यहाँ से x का मान निकाल लिया हूँ, तो x बराबर y को इधर जाना पड़ेगा तो हो जाएगा 3 प्लस y। अब x का मान इस समीकरण में रख दो। ठीक, x की घात 2 प्लस y की जगह मैं रख रहा हूँ 3, x का वैल्यू है ये तो x की जगह रखना है। यहाँ पर x का वैल्यू है ये तो 3 प्लस y की घात 2 प्लस y की घात 2 बराबर 117। अब क्या करना है आपने, इसका a प्लस बी की घात 2 का सूत्र खोलो। a की घात 2 प्लस बी की घात 2 प्लस 2ab। 3 a का काम ये कर रहा है, b का काम ये कर रहा है। 9 प्लस y की घात 2 प्लस 3 दूना 6y
प्लस y की घात 2 बराबर 117। अब हमें ये y के लिए सॉल्व करना है, तो इसको सबको धर लिया आइए। तो देखो ये हो जाएगा 2 y की घात 2 प्लस 6y प्लस का 9 माइनस का 117 बराबर 0। 2y की घात 2 प्लस 6y, अब ये बचेगा आपके लिए यहाँ से 108 माइनस का 0। अब यहाँ पर 2 से डिवाइड जा रहा है, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो ये बचेगा तुम्हारा y की घात 2 प्लस 3y और माइनस का 54 बराबर 0। अब यहाँ पर हमें y में द्विघात समीकरण मिल गई। अब द्विघात समीकरण को सॉल्व करने के लिए तुम्हारे पास कई तरीके हैं, या तो इसमें डायरेक्ट धराचार्य का सूत्र लगा दो, या फिर इसको तिरपत से सॉल्व कर दो, पूर्ण वर्ग बनाकर सॉल्व कर दो, कैसे भी कर दो जो तुमको इजी लगे। तो मैं इसको तिरपत से सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ, देखिए कैसे होता है। सबसे पहले जो स्क्वायर वाले पद का गुणांक है उसकी अचर पद से गुणा कीजिए। यहाँ पर इसका गुणांक 1 है, इसका माइनस का 54 है, तो इसकी गुणा जब मैं इससे करूँगा तो मल्टीप्लाई आएगा माइनस का 54। यदि इसका और इसका मल्टीप्लाई माइनस का आता है तो ये बीच वाली जो संख्या है ये घट कर आएगी। यदि स्क्वायर वाले पद का गुणांक और अचर पद का गुणा धनात्मक आता है तो ये जो बीच वाली संख्या है ये जुड़ कर आएगी। तो हमारा माइनस का तो घट कर आएगी। तो इसके लिए आपका क्या करना है, 9 गुणा 6, 9 छक्का 54, और 54 9 में से 6 जाएगा तो 3 बचेगा। ठीक, y की घात 2 प्लस 9 माइनस 6 इंटू वाई माइनस 54 बराबर 0। यहाँ से इसमें y का मल्टीप्लाई कर दीजिए, y प्लस 9y माइनस के 6y माइनस के 54 बराबर 0। यहाँ से y कॉमन ले लो तो ये आएगा y प्लस 9, यहाँ से माइनस का 6 कॉमन ले लो, y प्लस 9 बराबर 0। यहाँ से और यहाँ से y प्लस 9 कॉमन है तो यहाँ पर बचेगा y माइनस 6 बराबर 0। अब इसका और इसका मल्टीप्लाई 0 है तो या तो इस वाले पद के लिए 0 होना पड़ेगा या फिर इस वाले पद के लिए 0 होना पड़ेगा। तो ये 0 होगा तो y का वैल्यू हो जाएगा माइनस का 9 और y का वैल्यू हो जाएगा, ये 0 होगा तो 6। हमने यहाँ पर y के लिए इस द्विघात समीकरण को सॉल्व किया है और हमें y के 2 मान निकल के आए हैं। एक y का वैल्यू माइनस का 9 आया है और एक y का वैल्यू प्लस का 6 आया है। ठीक, अब देखिए y है क्या, y एक वर्ग की भुजा है, वो कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती, तो ये वाली वैल्यू हमारे लिए निरर्थक है। क्यों? क्योंकि ये भुजा साइड है, साइड कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती। ठीक, अब ये y का वैल्यू 6 है, ये धनात्मक है, तो वर्ग का साइड धनात्मक होता है। ठीक, ऋणात्मक नहीं होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे y का एक वैल्यू तो आ गया आपका 6 मीटर। अच्छा, x का वैल्यू निकालने के लिए इस y के लिए यहाँ पर रख दीजिए। अब x बराबर 3 प्लस y बराबर 3 प्लस y का वैल्यू 6 बराबर 9 मीटर, यानी कि x का वैल्यू आया 9 मीटर। यानी कि जो बड़ा वर्ग है उसकी जो भुजा आएगी वो 9 मीटर आएगी और जो छोटा जो वर्ग है उसकी भुजा 6 मीटर आएगी। ठीक, इस तरीके से हम इस सवाल को कंप्लीट कर लेते हैं। आइए अब इसी क्रम में इससे अगला सवाल देखते हैं। ठीक, एक क्वेश्चन है ये कि 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस के बराबर 0 के मूल बराबर है। तो क्या हमारा 3x की घात 2 माइनस 12x प्लस के बराबर 0 के मूल बराबर है, तो के बराबर बताइए क्या होगा। परीक्षा में मूल बराबर हैं इसको लेके एक क्वेश्चन मिलेगा, ये ध्यान रखना। मूल बराबर हैं इसको लेके एक क्वेश्चन मिलेगा, ये 100% ध्यान रखना। अब इसकी क्या कंडीशन है ये आपके लिए ध्यान रखना है। ठीक, मैं धराचार्य के सूत्र पर चलता हूँ तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। धराचार्य का सूत्र है x बराबर माइनस वी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ वी की घात 2 माइनस 4ac अपॉन 2a। अच्छा, इसके लिए मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ माइनस का v अपॉन 2a। यहीं छोड़ो इसको। देखिए यहाँ पर आपको क्या देखना है, यदि मूल बराबर है तो यानी कि x के 2 मान आएंगे, उसमें दोनों मान एक जैसे आने चाहिए। तो ये जो जुड़ने और घटने वाला पद है, ये x का एक वैल्यू जब आएगा जब ये प्लस का लिया जाएगा,
x का एक वैल्यू जब आएगा जब ये माइनस का लिया जाएगा। तो यानी कि ये जुड़ने और घटने वाला चीज है बी स्क्वायर माइनस 4ac, अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको शून्य होना पड़ेगा। अगर ये शून्य हो जाएगा तो ये इसके दोनों मूल यही रह जाएंगे। तो ये आप कंसेप्ट इसमें ध्यान रखेंगे। तो हम ये लिखेंगे यदि मूल बराबर है, तो ये जो अंदर जो लिखा पड़ा है वी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको कहते हैं विविक्त कर, इसको कहते हैं विविक्त कर। तब विविक्त कर इसको शो करते हैं डी से, डी का वैल्यू 0 होना चाहिए, यानी कि ये वाला वैल्यू 0 होना चाहिए, या बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू 0 होना चाहिए। बात एक ही है, चाहे इसको बोलो डी 0 है या बी स्क्वायर माइनस 4ac को बोलो 0 है। अच्छा, इसको अगर हम इधर ले आएंगे, या तो इस वाले कंडीशन को आप ध्यान रखें, या फिर इसको इधर पहुंचा देंगे, तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर बराबर 4ac। ये तीनों कंडीशन बड़ी महत्वपूर्ण है मूल बराबर होने के लिए। यदि किसी द्विघात समीकरण के मूल बराबर हैं तो उसमें डी का वैल्यू 0 होगा या बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू 0 होगा। मतलब भैया ये जो अंडर रूट के अंदर लिखा होता है वही तो बी स्क्वायर माइनस 4ac भाई तो विविध कर होता है। तो यहाँ से जो डी बराबर 0 करो, या बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 करो, या फिर बी बराबर वी स्क्वायर बराबर 4ac करो। ठीक, अब इस समीकरण से, इस द्विघात समीकरण से हमको ए बी और सी के मान ज्ञात करने हैं। तो ए और बी और सी के मान ज्ञात करने के लिए इस समीकरण की मानक समीकरण से तुलना करो। 3x की घात 2 माइनस 12x प्लस के बराबर 0। अब इसकी ए एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करो। अब देखिए तुलना करने में क्या है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर लिख रहा है तो एक्स स्क्वायर के गुणा में 3 है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर लिख रहा है इसके गुणा में ए है। अब यहाँ पर स्क्वायर स्क्वायर सेम है तो ए का वैल्यू 3 के बराबर हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे ए बराबर 3। ठीक, यहाँ एक्स के गुणा में माइनस 12 लिख रहा है, यहाँ पर एक्स के गुणा में बी लिख रहा है, तो वी का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस का 12। ठीक, अब यहाँ सी है और सी की जगह कौन है के, तो जो सी का वैल्यू है वो हो जाएगा के। अब लगाइए यहाँ पर वी स्क्वायर बराबर 4ac, ये कंडीशन ध्यान रखेंगे जब मूल बराबर होंगे, जब मूल बराबर हो। मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन द्विघात समीकरण के लिए, मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन कि यदि मूल बराबर है तो बी स्क्वायर का मान 4ac के बराबर होगा, ध्यान रखना 10वीं के लिए। चलिए बी का वैल्यू हमारे लिए 12 है तो लिखेंगे माइनस 12 की घात 2 बराबर 4 गुणा ए का वैल्यू है 3 और गुणा सी। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 12 गुणा 12, माइनस से माइनस खत्म 12 सी, एक 12 से 12 खत्म, यानी कि सी का वैल्यू 12। सी का वैल्यू यदि आप 12 कर दें तो इस द्विघात समीकरण के मूल बराबर हो जाएंगे। इस तरीके से हम इस सवाल को भी कंप्लीट कर लेते हैं। देखते हैं अगला सवाल, एक बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल है, सरल सवाल ही है ये, ज़्यादा कठिन नहीं है लेकिन देखने में लग रहा है कि कठिन है। x और 1/x का माध्य m है, x और 1/x का माध्य m है, तब x की घात 3 और 1/x की घात 3 का माध्य ज्ञात करो। ठीक, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, करते हैं इसे। x तथा 1/x का माध्य m है, तो x की घात 3 तथा 1/x की घात 3 का माध्य बराबर क्या होगा। ठीक, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए अब इसको देखते हैं। इस सवाल को करने से पहले आपको समांतर माध्य का सूत्र पता होना चाहिए। समांतर माध्य का जो सूत्र होता है वो यह होता है कि पदों का योग बटे पदों की संख्या। ठीक, तो हमें यहाँ पर ये फार्मूला लगाना है, यानी कि समांतर माध्य बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। पदों का योग कितना है, यानी कि x प्लस 1/x और बट्टा 2। ठीक है, अब इसका समांतर माध्य है कितना m, यानी कि ये m के बराबर है। अब इस 2 का इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा, यानी कि 2m बराबर है x/1/x के। इसको हम समीकरण नंबर 1 नाम देंगे। अब देखिए हमें माध्य किसका निकालना है, यानी कि x की घात 3 तथा 1/x की घात 3। तो इसके लिए यहाँ 2 पद हैं,
तो हमें ज्ञात क्या करना है, ये जरा ध्यान रखेंगे। तो हमें ज्ञात करना है x की घात 3 प्लस 1/x की घात 3 बटे 2 बराबर क्या होगा, हमें ये ज्ञात करना है। पदों का योग बटे पदों की संख्या, एक पद ये है एक पद ये है, दोनों का योग बटे 2। अब हमें इसका वैल्यू ज्ञात करना है। अब हमें क्या करना है, हमारे लिए इसमें एक समीकरण आ गई। अब यहाँ पर हमें x की घात 3 लाना है, तो क्यों ना हम इसका दोनों तरफ x की मतलब होल क्यूब कर दें, होल क्यूब करेंगे तभी क्यों 3 घात आएगी। तो देखिए क्या करते हैं, 2m बराबर m प्लस सॉरी x प्लस 1 बटे x, दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ घन करेंगे तो क्या आएगा, 2m की घात 3 बराबर x अपॉन 1 बटे x की घात 3। चलिए ये तो हो जाएगा 8 m की घात 3 बराबर, यहाँ पर a प्लस b की घात 3 का सूत्र खोलेंगे तो a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस 3 a b और a प्लस b। ठीक, अब हमें इतने का वैल्यू निकालना है। ठीक, अब चलिए देखें, इस x से एक x खत्म कर दो। ठीक है, चलिए अब मैं यहाँ लिखता हूँ 8 m की घात 3 बराबर x की घात 3 प्लस 1/x की घात 3, ये खत्म, और ये आया प्लस का 3, और x प्लस 1/x का वैल्यू कितना है, 2m के बराबर है, तो यहाँ लिखेंगे 2m। अब आपने क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई करिए, 8 m की घात 3 बराबर x की घात 3 अपॉन 1/x की घात 3 बराबर सॉरी प्लस 6m। अब हमें इसका वैल्यू निकालना है, तो हम इसको उधर लेके आएंगे, 8 m की घात 3 और माइनस 6m बराबर x की घात 3 अपॉन 1/x की घात 3। अच्छा, हमें इसका समांतर माध्य निकालना, तो इसके बट्टे में 2 होना चाहिए, तो यहाँ से कॉमन लेके इसके बट्टे में 2 पहुँचाते हैं, तो यहाँ से 2 कॉमन है भाई, 4m की घात 2 माइनस 3m बराबर x की घात 3 अपॉन 1/x की घात 3। इसको इसके बट्टे में पहुँचाइए तो ये हो जाएगा x की घात 3 अपॉन 1/x की घात 3 बट्टे 2 बराबर 4 m की घात 2 सॉरी यहाँ पर पावर 3 है और माइनस 3m। तो इसका जो समांतर माध्य है वो इतना आएगा। ठीक, 4m की घात 3 और माइनस 3m। तो इस द्विघात समीकरण है आपके पास 4x की घात 2 प्लस 3x प्लस 5 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पर एक द्विघात समीकरण है, ये 4x की घात 2 प्लस 3x प्लस 5 बराबर 0। अब इस द्विघात समीकरण को हल करने के कई तरीके होते हैं, जैसे श्रीधराचार्य का तरीका, और त्रिपद बना के कर सकते हैं, इसको पूर्ण वर्ग बना के कर सकते हैं, ये बहुत सारे तरीके हैं इसको सॉल्व करने के। लेकिन आपको मैं, परीक्षा का टाइम नज़दीक है, बहुत समय नहीं है हमारे पास परीक्षा के लिए, तो मैं आपके लिए एक ऐसा तरीका बता रहा हूँ जिसमें कोई से भी द्विघात समीकरण हो, सबका एक ही सूत्र से सॉल्यूशन हो जाएगा, वो सूत्र श्रीधराचार्य का। तो श्रीधराचार्य का सूत्र इस्तेमाल करने से पहले हमें इसमें a, b और c के मान ज्ञात करने पड़ेंगे। तो लिखेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, तुलना कर दी हमने इसकी। तो बताओ x स्क्वायर के साथ यहाँ 4 है, यहाँ a है, तो a का वैल्यू हो जाएगा 4, x के साथ 3 है, यहाँ b है, तो v का वैल्यू हो जाएगा 3, और यहाँ c है तो c का वैल्यू हो जाएगा 5। आप श्रीधराचार्य का जो सूत्र है उसको ध्यान रखेंगे, x बराबर माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a, ये माइनस b का है, पूरी भिन्न के आगे नहीं है। चलिए b का वैल्यू है आपके पास 3, तो यहाँ रखेंगे माइनस का 3 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b का वैल्यू है भाई 3 की घात 2 और माइनस 4 गुणा a का वैल्यू हो जाएगा 4 और गुणा 5 और बटा 2 गुणा 4, तो माइनस 3 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 3 3 9, 4 चौक 16 पंजा 80 और बट्टा 8 बराबर माइनस का 3 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ माइनस का 71 और बट्टे 8। अब देखिए x द्विघात समीकरण है तो x की 2 वैल्यू आएगी। द्विघात समीकरण में x का या y का जिसमें भी द्विघात समीकरण हो उसका 2 वैल्यू आती है।
तो एक वैल्यू तो प्लस का चिन्ह लेने के साथ आएगी और एक वैल्यू माइनस का चिन्ह लेने के साथ आएगी। कैसे? पॉजिटिव चिन्ह लेंगे तब क्या आएगा, x बराबर आएगा -3 और प्लस √-71/8 और निगेटिव चिन्ह लेने के साथ दूसरा वैल्यू आएगा x बराबर -3 और -√-71/8। तो यहाँ से इस तरीके से x की दो वैल्यू आ जाती है यहाँ से। ठीक, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो जाता है। चलिए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। एक बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, काफ़ी बड़ा भी है, तो इसको भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मैं इसको 2x-1 अपॉन x+3 और -3 x+3 बटा 2x-1 बराबर 5 और x नॉट इक्वल टू -3 एंड 1/2। ये क्वेश्चन है हमारे पास। एक समीकरण है x में कि 2 × 2x-1 अपॉन x+3 और -3 x+3 बटे 2x-1 बराबर 5 और x का वैल्यू -3 नहीं है और 1/2 नहीं है। ठीक, इसके लिए हमें हल करना है। तो इसको हल करने के लिए मैं आपको दो तरीके बताता हूँ। पहला तो तरीका ये है कि ये पूरी भिन्न के लिए ये अलग भिन्न है, ये अलग भिन्न है, एक भिन्न बना लो, ये हर में जो भी आए इधर गुणा कर दो, उसमें जो द्विघात समीकरण बनेगी वहां से x का मान ज्ञात कर सकते हो जाएगा, बड़े आराम से हो जाएगा। अच्छा, एक तरीका और है, मैं उसको अप्लाई कर रहा हूँ और मैं भी उसी से कर रहा हूँ। ठीक, एक बात ध्यान रखिए, यहाँ पर 2x-1 अपॉन x+3 है और यहाँ पर अच्छा ये वाला, अगर ये वाली x+3 इसके नीचे आ जाए तो कुछ बात एक जैसा हो जाएगा। मैं करके दिखाता हूँ। 2x-1 x+3 और -3 और ये हो जाएगा हमारा 2x-1 अपॉन x+3 बराबर 5। अब 2x-1 अपॉन x+3 और 2x-1 अपॉन x+3 ये जो ऊपर होता है इस भिन्न के नीचे आ जाता है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये पलट के फिर ऊपर पहुंच जाएगा। तो ये वाला और ये वाला सेम है, तो हम क्या करेंगे, इसको कुछ माना 2x-1 अपॉन x+3 बराबर y। तो देखिए क्या होता है, यहाँ पर हो जाएगा 2y - 3 और इंटू 1 अपॉन y बराबर 5। अब ये क्या हो जाएगा, 2y माइनस का 3 बट्टा y बराबर 5। अब ए समीकरण के लिए y के लिए हल करना है, तो देखो क्या करेंगे, पहले इसको सॉल्व करो, इससे एक भिन्न बनाइए, y आ जाएगा लासा, ये हो जाएगा 2y की घात 2 माइनस 3 बराबर 5। इस y की मल्टीप्लाई इधर करिए, 2y की घात 2 माइनस 3 बराबर 5y। अब सबको एक तरफ ले आइए, 2y की घात 2 माइनस 5y और माइनस का 3 बराबर 0। यहाँ पर y में एक द्विघात समीकरण हमारे लिए मिल गई है। अब यहाँ के इसके लिए y के लिए हल करना है, इस समीकरण के लिए y के लिए हल करना है। ठीक, चलिए करते हैं। तो इस 3 का और 2 का मल्टीप्लाई करिए, माइनस का आएगा, यानी कि ये वाली चीज घट के आनी चाहिए। तो 2 3 6, 6 के ऐसे दो टुकड़े करो जिनका गुणा तो 6 आए और अंतर 5 आए, तो आएगा 6 गुणा 1, 6 एकम 6 और 6 में से 1 जाएगा तो 5। ये इस तरीके से करेंगे तो ये हो जाएगा 2y की घात 2 माइनस 5 के लिए हम लिखना है 6 माइनस 1 और इंटू y और -3 बराबर 0। 2y की घात 2 माइनस, इधर से माइनस का मल्टीप्लाई करें, इधर से y का, 6y प्लस y -3 बराबर 0। अब यहाँ से लेंगे हम 2y कॉमन, तो यहाँ पे बचेगा y -3 और यहाँ से लेंगे प्लस का 1 कॉमन, y -3 बराबर 0। y -3 कॉमन यहाँ से तो ये बचा 2y प्लस 1 बराबर 0, यानी कि y -3 बराबर 0, तो y बराबर 3। 2y प्लस 1 बराबर 0, तो 2y बराबर माइनस का 1, y बराबर 1/2 माइनस का। यहाँ से y के दो मान आ गए। हमने क्या काम किया, इसको 2x-1 अपॉन x+3 के लिए y मान लिया, यहाँ पर y आ गया, इसके नीचे y आ गया, इससे बन गए।
हमने इसको सॉल्व किया तो यहाँ पर y में एक द्विघात समीकरण बन गया, हमने उसके लिए सॉल्व कर लिया। अब जो हमने y माना है यहाँ पर बारी बारी से ये दोनों मान रखेंगे, यहाँ से x के डिफरेंट मान आएंगे। ठीक है, याद करते हैं हमने माना है 2x - 1 अपॉन x + 3 बराबर y। तो y का मान रखें 2x - 1 बट्टा x + 3 बराबर 3। इसका मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए, 2x - 1 बराबर 3x + 9। अब x को एक तरफ करिए और गिनती को एक तरफ, तो x को इधर ले आ रहे हैं और गिनती को इधर, तो -1। अब ये इधर आएगा तो -9 बराबर 3x - 2x, ये बचेगा आपका x बराबर -10। एक x का वैल्यू आया -10। अब दूसरे वाले के लिए ये मान रखेंगे 2x - 1 अपॉन x + 3 बराबर y। तो 2x - 1 बट्टा x + 3 बराबर y का वैल्यू -1/2। इसका मल्टीप्लाई इधर करें, इसका मल्टीप्लाई इधर करें, तो 2 दूनी 4 x - 2 बराबर -x -3। अब x को एक तरफ कर दो और गिनती को एक तरफ कर दो, संख्याओं को एक तरफ कर दो, तो x इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस का 4x + x बराबर -3 + 2, ये हो जाएगा 5x बराबर -1 और x बराबर 1/5 -का। अब इस तरीके से हमारा जो अंतिम जो था क्वेश्चन कि x का मान क्या होगा, तो x का मान -10 होगा और का 1/5 होगा, क्योंकि वो कह रहा था x का मान -3 नहीं है और 1/3 1/2 नहीं है। ठीक, इस तरीके से हम इस वाले क्वेश्चन को भी कंप्लीट कर लेते हैं। हाँ, एक क्वेश्चन ये काफ़ी बार आया है और महत्वपूर्ण भी है। एक द्विघात समीकरण आपको दे रखी है, उसमें विविक्त कर ज्ञात करना है आपके लिए और फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है। ठीक, विविक्त कर ज्ञात करने के पश्चात ही मूलों की प्रकृति ज्ञात होती है, तो वो ना भी कहता फिर भी हम विविक्त कर ज्ञात करते हैं। द्विघात समीकरण है हमारे पास, किधर क्या 2x⁻2 - 4x + 3 बराबर 0। ठीक, इसमें मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है। मूलों की प्रकृति बताओ क्या होगी। कक्षा 10 के लिए इस तरह का सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसको भी देखते हैं किस तरीके से सॉल्व करना है। तो इसको करने से पहले थोड़ा बेसिक अगर ध्यान रखा जाए तो इसकी जो प्रकृति है मूलों की उसको बताने में बहुत सुविधा रहेगी। तो मैं उस पर ही थोड़ी देर चर्चा करता हूँ, देखते हैं कैसे करते हैं। धराचार्य का जो सूत्र है हमारे पास वो ये है, माइनस का b प्लस माइनस √(b² - 4ac अपॉन 2a। अब इस सूत्र में जो अंडर रूट में जो रहता है b² - 4ac उसको कहते हैं विविक्त कर, और इसका शो करते हैं d से। d का जो वैल्यू होता है वो होता है b² - 4ac। विविक्त कर ये होता है। अब देखिए सुनिए, यहीं से सब कुछ पता चलेगा मूलों के बारे में, सब जानकारी मूलों की केवल और केवल यही देगा। अब देखो एक एक करके मैं उस पर बात करता हूँ, कैसे कैसे क्या क्या होगा। सबसे पहले तो चेक करना है कि परमेय है या अपरमेय है। ठीक, आपने एक ये सुना होगा कि यदि कोई संख्या वर्गमूल के अंदर है तो वो अपरमेय होगी, और वर्गमूल से अगर पूरी की पूरी बाहर आ सकती है तो वो परमेय होगी। तो आपने यही यहाँ पर कंसेप्ट लगाना है कि यदि d का वैल्यू पूर्ण वर्ग संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। पूर्ण वर्ग का मतलब क्या है कि जिसको वर्गमूल से पूरा का पूरा बाहर निकाला जा सके। जैसे एक को वर्गमूल से पूरा का पूरा बाहर निकाल सकते हैं। 4 से 2 बाहर आ जाएगा, 9 से 3 बाहर आ जाएगा, 16 से 4 बाहर आ जाएगा, 25 से 5 बाहर आ जाएगा, 36 से 6, इस तरीके से 49 से ऐसे चलता रहेगा। तो जो वर्गमूल से पूरा का पूरा बाहर आ जाए, यदि ऐसी संख्या कोई इसमें ये d का जो वैल्यू है इसका मान कोई ऐसी संख्या बनी जो पूर्ण वर्ग है, तो मूल होंगे परमेय। मूल होंगे परमेय। ठीक, यदि d का वैल्यू ऐसा आ जाए कि अपूर्ण वर्ग संख्या है, अपूर्ण वर्ग संख्या है, तो मूल होंगे अपरमेय। कहने का मतलब यह है कि d का वैल्यू कोई ऐसी संख्या आ जाए जो वर्गमूल से निकले ही ना,
कुछ ना कुछ अवश्य रह जाए, थोड़ा बहुत निकल जाए संख्या, लेकिन फिर भी वर्गमूल में रह जाए, तो वो जो संख्या होगी वो कहलाएगी अपरिमेय। जो मूल बनेगा वहां से जो मूल आएगा वो मूल होंगे अपरिमेय। ठीक, फिर उसके बाद तुम्हें ये बताना है कि काल्पनिक होगा या वास्तविक होगा। अच्छा, इसके लिए केवल इतना कंसेप्ट रखना है कि यदि वर्गमूल के अंदर कोई माइनस की संख्या है तो वो काल्पनिक होती है, और वर्गमूल के अंदर यदि कोई धनात्मक संख्या है तो वो वास्तविक होती है। बस इतना ध्यान रखना है। तो हम डी का मान यदि बड़ा है या बराबर है 0 के, यानी कि 0 से बराबर या बड़ा, या तो 0 से बराबर हो या 0 के बड़ा हो, यानी कि धनात्मक संख्या हो, अर्थात डी जो है, डी का वैल्यू कैसा हो, पॉजिटिव हो। पॉजिटिव हो तो हम कहेंगे कि मूल कैसे हैं, मूल हैं वास्तविक, मूल कहते हैं वास्तविक। अच्छा, यदि डी का वैल्यू छोटा हो 0 से, यानी कि डी कैसा है, निगेटिव, नेगेटिव का कोई भी संख्या हो, तो इसका मतलब इसके अंदर नेगेटिव बनेगा, नेगेटिव बनेगा तो ये पूरा ये वाला फंक्शन काल्पनिक हो जाएगा, इसके साथ जो भी जुड़ेगा या घटेगा या गुणा होगा या भाग होगा वो सारा का सारा काल्पनिक हो जाएगा। अगर कोई वास्तविक संख्या से जोड़ो या घटाओ, गुणा करो या भाग करो किसी भी काल्पनिक संख्या में, तो वो काल्पनिक ही हो जाता है। ठीक, तो उस कंडीशन में ये हो जाएगा आभासी। आभासी कहो या काल्पनिक कहो एक ही बात है। ठीक, अब तक हमने क्या सीखा, यदि डी पूर्ण वर्ग संख्या है तो ये वर्गमूल से पूरा का पूरा बाहर निकल आएगा, तो ये परमेय होगा। अगर इसमें कुछ रह जाएगा तो वो अपरमेय होगा। यदि डी का वैल्यू पॉजिटिव होगा, ये 0 या 0 से बड़ा होगा तो मूल वास्तविक होंगे, 0 से छोटा होगा यानी कि नेगेटिव होगा तो मूल आभासी या काल्पनिक होंगे। एक कंडीशन और है समान और असमान के लिए, समान और असमान के लिए। अच्छा, समान का मतलब दोनों मूल एक जैसे हों, उस कंडीशन में क्या है, दोनों मूल एक जैसे होंगे, इसका मतलब ये वाला फंक्शन वहाँ होगा ही नहीं, जुड़ने और घटने वाला, यानी कि इसका वैल्यू 0 होना चाहिए तब समान होंगे। अच्छा, असमान होंगे, इसका मतलब एक बार ये जुड़ेगा एक बार ये घटेगा, तो एक जुड़ेगा तो कुछ अलग आएगा, घटेगा तो कुछ अलग आएगा, तो उस कंडीशन में ये असमान होगा। कहने का मतलब ये है कि यदि डी का वैल्यू 0 है तो मूल कैसे होंगे, मूल होंगे समान, और यदि डी का वैल्यू 0 नहीं है, चाहे धनात्मक हो चाहे ऋणात्मक हो, तो वो आएगा असमान। बस इतने बात ध्यान रखेंगे तो मूल की प्रकृति निकालने में हमें कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक, मैं तुम्हें फिर बता रहा हूँ, डी यदि पूर्ण वर्ग संख्या है तो मूल परमेय होंगे, डी यदि अपूर्ण वर्ग संख्या है तो मूल अपरमेय होंगे। डी यदि डी का वैल्यू यदि पॉजिटिव है, 0 या 0 से बड़ी कोई संख्या है तो मूल वास्तविक होगा। डी का वैल्यू 0 से छोटी कोई संख्या है यानी कि ऋणात्मक है तो मूल काल्पनिक या आभासी होगा। अच्छा, डी का वैल्यू 0 है यानी कि ये वाला पूरा टर्म 0, तो जो मूल होगा वो समान होगा, और डी का वैल्यू 0 नहीं है तो मूल असमान होगा। चलिए, हमारा क्वेश्चन था इसके मूलों की प्रकृति बताओ, तो पहले इसका विविध कर निकाल दो। 2x की घात 2 माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0। इसकी तुलना करो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। तो a का जो वैल्यू आएगा वो 2, b का जो वैल्यू आएगा माइनस का 4, और c का जो वैल्यू आएगा 3। तो सबसे पहले विविध का निकालो, d बराबर v स्क्वायर माइनस 4ac। तो डी का वैल्यू, वी का वैल्यू कितना, माइनस का 4 की घात 2 माइनस 4 गुणा 2 गुणा 3, 4 चौके 16 माइनस 4 दूनी 8 दिया 24, 24 से आएगा माइनस का 8 बाहर, यानी कि डी का वैल्यू निगेटिव है। तो सबसे पहले तो डी 8 आया, तो 8 को हम पूरा का पूरा वर्गमूल से बाहर नहीं निकाल सकते, तो सबसे पहले तो मूल जो होंगे, मूल की प्रकृति, मूल जो है ये 8 वर्गमूल से बाहर नहीं आएगा तो अपरमेय है, अपरमेय। अच्छा, इस डी का मान निगेटिव आया है तो इसका मतलब आभासी होंगे, आभासी कहूं या काल्पनिक कहूं एक ही बात है। अच्छा, ये डी का वैल्यू 0 नहीं आया है तो मूल असमान होंगे, असमान। इतनी बात ध्यान रखेंगे, ये तुम्हारे मूलों की प्रकृति के बारे में है। ठीक, इस समीकरण का जो मूल होगा उसकी प्रकृति ये होगी, आभासी होगा, अपरमेय होगा और असमान होगा। ठीक, चलिए द्विघात समीकरण में अभी
कुछ और भी सवाल करने हमें बाकी हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए, जो डायरेक्ट हमें परीक्षा में मिलेंगे। उसमें न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो सकती है, बाकी कंसेप्ट सारा यही रहेगा। और ये सारे जो सवाल हैं ये किसी न किसी परीक्षा में आए हुए हैं, कक्षा 10 के किसी न किसी सेट में ये आए हुए हैं। तो अभी मैं इस पर एक वीडियो अभी और बनाऊंगा, उसमें और इससे महत्वपूर्ण सवालों की भी चर्चा हम करेंगे। थैंक यू।